आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए हमने आपको प्रश्नावली 5.1 भी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, 5.2 भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है और 5.3 भी हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हमने उसे आपको पढ़ा दिया है। लेकिन अब जो ये प्रश्नावली है ना, ये 5.4 है और आपके पास यदि बुक है तो वहां पे लिखा होगा ऐच्छिक। यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसे कीजिएगा, यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे नहीं कीजिएगा। ये सवालें जो है ये एनसीईआरटी की ही सवालें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है और आपको पहला क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा कि एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी मेरे पास मेरे भाई दिया हुआ है 121, 117, 113 और ऐसे ये समांतर श्रेणी चलती जा रही है। और इसके बाद कौन सा पद ऐसा होगा जो पहला ऋणात्मक होगा। आपको ये समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में मेरे भाई दिखाई दे रही है। 121 में 4 घटाओगे 117, 117 में 4 घटाओगे 113, ऐसे घटाते 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 एक ऐसा मान आएगा जो ये x का मान है ना, ये ऋणात्मक होगा। मैं मान लेता हूं कि वो मान कौन सा होगा, x होगा। तो x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यही मुझे x का मान मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन ये भी कंडीशन हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि जो x का मान होगा यानी जो nवां पद का मान होगा, जो सबसे अंतिम पद का मान होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस समांतर श्रेणी में हमको दिया क्या है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो हम मान लेते हैं nवां पद ऋणात्मक होगा, यानी जो सबसे लास्ट टर्म होगा वही हमारा ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एपी सीरीज में जो पहला पद है वो हम लिख लेते हैं मेरे भाई, कितना दिया हुआ है 121। इस एपी सीरीज का जो सार अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो A2 में से A1 को हम घटा देंगे, यानी 117 में से 121 हम घटा देंगे तो ये हमारा सार अंतर निकल के आ जाएगा -4। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो nवां पद है वो हमारा ऋणात्मक होगा। भाई 0 से छोटा इसका मतलब ऋणात्मक होगा और 0 से बड़ा मतलब धनात्मक होगा। ऐसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा मेरे भाई। तो 0 से जो छोटा होता है वो मेरे पास ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, ये तो हम बचपन में पढ़ते हैं। और 0 से बड़ा होता है वो हमारे पास क्या होता है, धनात्मक होते हैं। तो जो nवां पद का मान होगा ना वो ऋणात्मक होगा, यानी 0 से छोटा होगा। ठीक है, शर्त हमारे पास क्या दिया है कि जो nवां पद का मान है वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई, nवां पद का जो मान होना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये nवां पद का तो फार्मूला सबको पता चल गया है, अच्छे बच्चे को पता चल गया है कि nवां पद का फार्मूला क्या होता है। nवां पद का फार्मूला होता है मेरे भाई a प्लस n-1 इंटू डी होते हैं। और इस स्मॉल देन 0 इसको कहते हैं इज स्मॉल देन, और इधर का चिन्ह होता है तो इज ग्रेटर देन, और बराबर देखो इसको हम कहते हैं इज स्मॉल देन। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या चीज, इज स्मॉल देन। आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं इज ग्रेटर देन, इसको कहते हैं क्या चीज, इज ग्रेटर देन, और इसको हम लोग कहते हैं इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। तो अब 3 चीजें इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो nवां पद है ना वो 0 से छोटा है, यानी स्मॉल है, 0 से छोटा है। और जो जो मान हमें दिया हम यहाँ पे मान को रख देंगे। तो मेरे भाई पहला पद मेरे पास कितना दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, प्लस करके n-1 कर देंगे तो मुझे n का मान पता नहीं है, और -1 कर देंगे, और सार अंतर का मान मेरे भाई -4 दिया, -4 रख देंगे, और ये -4 जो पद होगा वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, हम इसे सोल्व कर देते हैं। तो -4 का गुना n में करेंगे तो -n हो, -4 का गुना n में करेंगे तो -4n होगा, और माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस होगा। 4 एकम कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है, और ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, देखिए ये 121 है, ये प्लस का गुना माइनस में होगा तो -4n, प्लस का गुना प्लस में होगा तो +4, इज स्मॉल देन 0 से। तो 121 में 4 जोड़ दोगे तो मेरे भाई आएगा 125, और 125 - 4n इज स्मॉल देन 0। ठीक है, देखना मैं क्या करता हूं, इस 4n को मैं उधर भेज देता हूं 0 की तरफ। तो -4n यदि इधर भेज देंगे तो +4n होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 125 बराबर -4n यदि इधर भेजेंगे, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, -4n को इधर भेजेंगे तो प्लस का 4n हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। इसके बाद मैं यहां पे हल करता हूं। देखो 4 यहाँ पे गुना में, यहां पे आएगा तो मेरे भाई भागा हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे 125 बटा के 4 बराबर इज स्मॉल देन n होगा। ठीक है, इज स्मॉल देन क्या होगा, n होगा। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास होगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, बच गया मेरे पास 1, 4 गुना के 8, 4 5 20, 31.25 में कटेगा,
यानी n का मान कितना होना चाहिए, 31.25 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो जो n का मान होना चाहिए, इधर का मुंह खुला है मतलब इधर का मान बड़ा होना चाहिए। तो जो ये n का मान होता है ना, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, इस n का मान धनात्मक होना चाहिए। इस n का मान क्या होना चाहिए मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में 2-3 बातें ध्यान रखना। इस n का मान जो होना चाहिए वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। और इस n का मान जो होना चाहिए वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो ये देखो 3 मान नहीं होना चाहिए, सिर्फ n का मान एक ही चीज हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक। तो 31 के बाद कौन सा ऐसा संख्या हो सकती है, n का मान इससे बड़ा होना चाहिए, यानी 31.25 से बड़ा होना चाहिए और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो मेरे भाई आप सब लोग जानते हो कि 31 से बड़ा धनात्मक पूर्णांक वो मेरे पास हो जाएगा 32, यानी जो n का मान होगा वो 32 होगा जो इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो n का मान 31.25 से बड़ा कौन सा होगा, 32, यानी हम कह सकते हैं कि जो 32वां पद होगा वो मेरा ऋणात्मक होगा। ठीक है, जो मेरा 32वां पद होगा वो मेरा ऋणात्मक होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं आप लोग के संतुष्टि के लिए, कि चेक करके मैं देख लेता हूं कि जो मेरा 32वां पद है वो मेरा ऋणात्मक है कि नहीं है। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अच्छा, an हमारा कौन सा है, 32वां पद है। कौन सा पद निकालना है मेरे भाई, 32वां पद निकालना है। पहला पद का मान हम रख देते हैं 121। ठीक है, प्लस n माइनस 1 मतलब 32 में से 1 घटा देंगे और सार अंतर से हम क्या करेंगे मेरे भाई, गुना कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 121 और यहाँ पे 31 चौके 4 एकम 4, 4 तिया 12, माइनस का 124 हो जाएगा और माइनस के 124 में 121 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। इसमें जो 32वां पद होगा वो हमारा -3 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन कितना प्यारा सा था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था और हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा है कि मेरे भाई जो 32वां पद होगा वो पहला ऋणात्मक संख्या होगी इस समांतर श्रेणी का। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो सभी पहले ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में हमें यही समझना होता है कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। अगर ये दोनों हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम क्वेश्चन का कोई सा भी लैंग्वेज रहेगा उसे हम हल कर देंगे। ठीक है, क्लियर। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आपको सामने दिख रहा होगा कि किसी समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है और ये 7वां पद है, इन दोनों पदों का योग हमारे पास 6 है और तीसरे और 7वें पद का गुणनफल 8 है। तो मुझे प्रथम 16 पदों के योग को ज्ञात कीजिए। ये तो वही बात हुई मेरे भाई कि यदि आप में से बहुत सारे लोग होंगे भैया कि आप ये पूछोगे कि भैया मेरे पास तो ये दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन आएगा तो मैं इसे हल कर दूंगा, लेकिन जब गुना में रहेगा तो हम इसे कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है मेरे भाई कि आपको बस ध्यान से इस क्लास को देखनी है। ठीक है, हमें चीजों को एकदम ध्यान से समझ देखनी है, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन हमसे ये कहा है, क्वेश्चन को हम लैंग्वेज को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो तीसरा और 7वां पद का योग है हमारे पास 6 है, हमने इसे लिख दिया, और तीसरा और 7वां पद का जो गुणनफल है वो कितना है, 8 है। तो हमने दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख लिया है और जो 16 पदों का योग ज्ञात करना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि मुझे ये ज्ञात करना है, हम लोग टारगेट इसको करेंगे, टारगेट इसको करेंगे क्योंकि ये मुझे लाना है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, ये तीसरा पद है ना, तो हम तीसरा पद को लिख सकते हैं a + 2d लिख सकते हैं। अच्छा, ये 7वां पद है तो इसको हम लिख सकते हैं a + 6d। दोनों का मान कितना दिया हुआ मेरे भाई, 6 दिया हुआ है। a में a जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2a, 2d में 6d जोड़ेंगे तो हमारे पास 8d और बराबर के हो जाएगा मेरे पास 6। हम सब में 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a, 2 एकम 2, 2 चौके 8 यानी 4d बराबर यहाँ पे बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये वैल्यू बस याद रखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, ऐसे मैं कर देता हूं, तीसरा और 7वें पद का गुणनफल कितना है, 8 है। ठीक है, तीसरा और 7वें पद का गुणनफल कितना है, 8 है। तो यहाँ पे मैं तीसरा पद लिख देता हूं a + 2d और यहाँ पे 7वां पद लिख देता हूं a + 6d और इसका गुणनफल कितना है, 8 है। ठीक है, जो कंडीशन दिया मैं वही कंडीशन को हल करता हूं। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ये 2d को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे मैं लिख सकता हूं 4d - 2d। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख दूंगा तो आप लोग नाराज तो नहीं होगे नो मेरे भाई। क्या होगा, 4d में से 2d घटाओगे तो भी मेरे पास 2d बचेगा। और ऐसे में इसको लिख दूं कि a + 4d + 2d कि 4d में मैं 2d जोड़ूंगा तो मेरे पास 6d आएगा। तो ऐसे आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि 4 में 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6 आएगा।
तो वही वैल्यू को मैंने अपने तरीके से लिखा हूं ताकि मैं इस मान को रख के इसे एक डी के फॉर्म में बस तोड़ दूं, ठीक है। और बराबर मेरे पास कितना दिया मेरे भाई 8 दिया हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस 4d का मान कितना दिया हुआ है 3, तो a प्लस 4d का मान यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस 4d की जगह हम कितना रख सकते हैं 3। कहां से मैंने रखा है देखो a प्लस 4d का मान 3 है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है और माइनस का मेरे पास कितना है मेरे भाई 2d है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4d का मान कितना हम रखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2d और बराबर के मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई 8 है, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है कि a माइनस बी और यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी और वो फार्मूला होता है मेरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे लिख देना, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसके फार्मूले के अनुसार यदि हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेगा। अगलिया माइनस बगलिया, अगलिया धन बगलिया, इसे हम तोड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ये सारे सवाल कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। इस 5.4 की सारी सवाल कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन मैं इस सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाया हूं, खुद से डिजाइन किया हूं कि छोटे से छोटे चीजों में मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूं। तो यहां पे हम करेंगे अगलिया के स्क्वायर माइनस बगलिया के स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2d का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे बराबर। ये मेरे पास पहले से ही आंसर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है। 3 3 के कितना होता है मेरे भाई 9, 2 दूना के कितना होता है 4, ये हो जाएगा मेरे भाई d स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस 9 को हम उधर भेज देते हैं मेरे भाई, तो माइनस का 4d स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9 हो जाएगा। और सबको पता है कि 8 में से 9 घटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो हम d स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का 1 बटा के माइनस का 4, और ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो मेरे पास मेरे भाई आंसर जो आएगा वो रूट में आएगा, रूट में 1 बटा के 4, और रूट में 1 बटा के 4 को वैल्यू को हम लिखेंगे 1 बटा के 2, क्योंकि मेरे भाई 4 बाहर निकल के रूट से निकल आता है 2। जब भी रूट हटता है हमेशा याद रखना प्लस और माइनस 2 मान निकलते हैं, जब भी रूट हटता है हमेशा याद रखना प्लस और माइनस के कितने मान निकलते हैं 2 मान निकलते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो आपको देखो मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से हमने डी का मान यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में कहा है कि 16 पदों का योग चाहिए, तो मैं 16 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पहला पद और सार्वंतर का मान ज्ञात करूंगा। तो सार्वंतर तो मुझे 2 मान निकले, एक प्लस 1 बटा 2 और एक माइनस 1 बटा 2। तो मैं सबसे पहले प्लस वाला मान को लेके हल करता हूं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, पहला यहाँ पे हल किया हूं, दूसरा यहाँ पे हल किया हूं, इसके बाद बीच में एक डिवाइडर दे रहा हूं, ठीक है, बीच में एक डिवाइडर दे रहा हूं ऐसे। इसके बाद देखो मैं यहां पे हल कर रहा हूं, ठीक है। तीसरी लाइन जो मैं यहां पे हल कर रहा हूं, पहली लाइन ये हल हुई है, दूसरा ये हल हुआ, तीसरा मैं यहां पे हल कर रहा हूं, ठीक है। और इस 16 पदों को मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, ऐसा 16 पद का मुझे मान ज्ञात करना। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बोलोगे नहीं भैया हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, मैं यहाँ पे सार्वंतर का मान एक बार प्लस 1 बटा 2 लिख के लिखता हूँ, यहाँ पे सार्वंतर का मान यदि 1 बटा के 2 लिखता हूं, तो यहां पे जैसे ही मान रखूंगा, देखो यहां पे मैं लिखूंगा कि d का मान 1 बटा 2 रखने पर, d का मान 1 बटा 2 रखने पर, तो इस समीकरण में मान लो d का मान यदि हम 1 बटा 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 बटा 2 हम रखेंगे, यानी a प्लस 4 गुने 1 बटा के 2 बराबर मेरे पास कितना वैल्यू है मेरे भाई 3 है। तो a बराबर, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 को उधर लेके जाएंगे तो मेरे भाई 3 माइनस 2 हो जाएगा, और हमारे पास पहला पद का मान आ जाएगा 1। हमारे पास पहला पद का कितना मान आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा। जब मुझे पहला पद निकल गया, सार्वंतर निकल गया, तो मैं 16 पदों का योग भी ज्ञात कर सकता हूं। कैसे? ध्यान देना, तो मुझे सम ऑफ 60 टर्म्स बराबर फार्मूला होता है 60/2, डायरेक्ट मैं फार्मूला रख रहा हूं मेरे भाई। वैसे पदों का योग का फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं एक बार, ठीक है। ध्यान देना, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला होता है n/2 और होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरे पास फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ 60 टर्म्स का फार्मूला होगा 60/2 यानी 16 बटा के 2, 2 में पहले पद का हम गुना कर देंगे, वो है मेरे पास 1 है, प्लस n-1 यानी 16 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 15, इंटू सार्वंतर से गुणा कर देंगे, तो सार्वंतर मेरे पास कितना है मेरे भाई 1 बटा के 2 है, तो हम यहाँ कर देंगे 1 बटा के 2, ठीक है। तो 2 से काटोगे मेरे भाई ये 8 बार में कट जाएगा, 2 1 कम 2 होता है, और प्लस 15 बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। 15 बटा के मेरे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है?
बोलोगे हाँ भैया हमको ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। देखो 2 दूना के कितना होता है मेरे भाई 4, और 4 में 15 जोड़ेंगे, ऐसे आप करो ना 8, देखो ऐसे में लिख देता हूं। 2 दूना के कितना होता है मेरे भाई 4 + 15 बटा के मैं इसे 2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 2 से इसे काटोगे तो 2 चौके 8, यानी ये वैल्यू 4 बार में कट जाएगी। 15 4 19, और 19 चौक कितना होता है मेरे भाई 76, और ये होगा हमारा राइट आंसर। कब? जब हम डी का मान +1/2 रखे हैं तब। अब एक बार मेरे भाई डी का मान -1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे डी का मान हम -1/2 रखने पर, ठीक है मेरे भाई। इस समीकरण में डी का मान -1/2 रख के देखते हैं, तो a + 4 गुणे -1/2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। तो a बराबर, देखो ये 2 दूना के 4, -2 को उधर लेके जाओगे तो मेरे भाई 3 + 2 हो जाएंगे, और ये मेरे पास जो a का मान होगा वो कितना होगा मेरे भाई 5 होगा, ठीक है। अब हम रखते हैं जो 16 पदों का योग है। अब देखो एक बार हमने डी का मान -1/2 रखा है, एक बार डी का मान हमने 1/2 रखा है, तो माइनस का रख के हम एक बार पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं, एक बार +1/2 का मान रख के हम पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो आंसर हमारा ये भी होगा, आंसर हमारा ये भी होगा, ठीक है। ध्यान देना, अगर हमारे पास 2 मान निकलते हैं तो हम दोनों मान को रख के समीकरण को हल करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, तो हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई कि सम ऑफ 60 टर्म्स बराबर हो जाएगा 16/2, और पहला पद मेरे पास कितना दिया है, मेरे पास 5 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे ना, 2 लिखेंगे, उसके बाद पहला पद हमारे पास कितना दिया मेरे भाई 5 दिया हुआ है, प्लस 16 में से 1 घटा देंगे तो 15, इंटू सार अंतर हमारे पास है -1/2 है, ठीक है। 2 से मेरे भाई काट दोगे तो ये 8 बार में कटेगा। 5 दूना क्या होता है मेरे भाई 10, और देखो ये माइनस का गुना प्लस में होगा तो -15/के कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो हमारे पास स्टेप होगा, इसके बाद हम करेंगे कि 8 2 दहा में कितना होता है मेरे भाई 20 होता है, 20 में से 15 घटा देंगे, और यहाँ पे बट्टा के हम कितना कर देंगे 2 कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 चौके कितना होता है मेरे भाई 8, और 20 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, और 4 का गुना 5 में कर दोगे तो मेरे पास हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, और ये हमारा होगा राइट आंसर। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो हमारे पास जो 16 पदों का योग है ना, वो 16 पदों का योग हमारे पास 2 मन आया, एक 76 आया, एक 20 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, ऐसे हम लिखेंगे प्यार से कि अतः इस एपी श्रेणी में, ठीक है, ऐसे आपको लिखनी है, ठीक है। डी के 2 मान है, डी के 2 मान है, एक है हमारे पास 76, और दूसरा मेरे पास कितना है मेरे भाई 20 है, और ये हो जाएगा मेरे पास राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन भले ही बड़ा हो सकता है, लैंग्वेज भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो कैलकुलेशन है, जो तरीका है, वो बिल्कुल आसान होने वाला है, ठीक है। क्लियर एकदम। तो मैं आपको देखो पहले ही बताया हूं मेरे भाई मेरे दोस्त कि मैं आपको देखो पूरी सवालें आपको लिख लिख के बताऊंगा, और पूरी सवालों का मैं नोट्स दूंगा आपको, और पूरी सवालों को मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको कम से कम में ज्यादा से सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। सारी प्रश्नावली का, सारे क्वेश्चंस का। क्लियर यहां तक? तो आप लोग मेरे भाई पहली वीडियो से जाके अगर देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने आपको किस तरीके से कंटेंट दे दे के मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, ये प्रश्नावली 5.4 की ये दूसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छी सवाल है, ठीक। क्लियर यहां तक हो गई? तो ये हमारी एक सवाल यहाँ पे हमने इसको क्या किया, हल कर दिया, ठीक है। तो अगली सवाल में देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है। अगली सवाल में हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, और डंडों की लंबाई एक समान से घटती जाती है, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपर और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। मेरे भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखो मैं आपको पहले फिगर बताऊंगा, फिगर बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरे क्वेश्चन को समझाऊंगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान, मैं यहाँ पे एक सीढ़ी बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे जो सीढ़ी होती है ना, सिग्घी जिसे हम लोग कहते हैं, वो वाली सिग्घी, ठीक है। ऐसे सिग्घी आप देखे हो ना, तो सिग्घी में क्या होता है कि जो नीचे वाली दूरी होती है ना वो बड़ी होती है। ऐसी वाली सिग्घी की बात नहीं कर रहा हूँ जो पतली सी होती है, बांस की ऐसे ऐसे बनी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो टेंट वेंट जो लगाते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ऐसी एक सीढ़ी है ना, जो नीचे की जो लंबाई है ना, ये वाली जो लंबाई है, ये सीढ़ी की लंबाई है, ये टोटल 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितना है
45 सेंटीमीटर। जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है ना, जो सबसे ऊपर वाली जो डंडी है वो कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर है। एक 45 है, एक 25 है। और इस टोटल जो दूरी है ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की जो सीढ़ी की दूरी है, वो मेरे भाई दिया है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 2 दूना के 4 है, 5, 5 बटा के 2, 5 बटा के 2, इसमें हम 100 का गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 2 से ये 50 बार में कटेगा, और 50 5 250 होता है, यानी पूरी लंबाई है 250 सेंटीमीटर होगी। यहां से यहां तक जो लंबाई है वो मेरे भाई कितना होगा, 250 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमसे ये भी कह रहा है कि जो एक डंडा और दूसरे डंडे के बीच में दूरी है, यहां से लेके ध्यान से देखना, इन दोनों डंडों के बीच की जो दूरी है, मतलब इस वाले डंडे और इस वाले डंडे के बीच की जो दूरी है, वो भी 25 सेंटीमीटर है। वो भी मेरे भाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो एक डंडा यहां पे लगा हुआ है, एक डंडा यहां पे लगा हुआ है, एक डंडा यहां पे, एक डंडा यहां पे, एक डंडा है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 250 सेंटीमीटर की ऊंचाई में टोटल डंडे की लंबाई कितनी है, यानी ये डंडे की लंबाई, ये डंडे की लंबाई, ये डंडे की लंबाई, ये डंडे की, टोटल डंडे की लंबाई कितनी है, वही हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पे भी एक डंडा है, ऐसे यहां पे भी एक डंडा है, ठीक है, वैसे यहां पे भी एक डंडा है, और सभी डंडों के बीच में 25-25 सेंटीमीटर की दूरी है। और क्वेश्चन हमसे बहुत ही प्यारा सा पूछा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डंडे हैं। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि सभी डंडों की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सभी डंडों की लंबाई का योग हमको ज्ञात करके बताइए कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि टोटल कितने डंडे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डंडों की संख्या। डंडों की संख्या हम ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करेंगे फार्मूला कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ऊपर और नीचे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, क्वेश्चन सही है ना, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे डंडों के बीच की दूरी, ऊपर और नीचे तक के डंडों के बीच की दूरी, ऊपर और नीचे तक के डंडों के बीच की दूरी, ठीक है, बटा के एक डंडे के बीच की दूरी, एक डंडे के बीच की दूरी, एक डंडे की बीच की दूरी। तो हमारे पास टोटल डंडे के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब मैं आपको देखो क्वेश्चन को पूरा कंसेप्ट के तरीके से बताऊं, प्लस यहाँ पे एक कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल ऊपर और नीचे के बीच के डंडों की दूरी कितनी है मेरे भाई, 250 है, और इसमें एक डंडे के बीच की दूरी कितना है, 25 है। तो 250 बटा के 25 कर देंगे, प्लस एक कर देंगे, तो 25 दहा में 250, प्लस एक कर देंगे, तो मेरे पास जो डंडों की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी टोटल कितने डंडे हैं, वो 11 डंडे हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये तो मैं छोटे बचपन से हम लोग ये करते आ रहे हैं। ये मान लो कह देंगे कि 1 से 10 तक कितनी संख्या है, तो बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, आप यही बोलोगे। ध्यान से देखो, ये थ्योरी है। यदि 1 से 10 तक यदि मैं पूछूं कि कितनी संख्या, तो बोलोगे 10 है। अगर ये मैं कहूं कि 10 से 20 तक कितनी संख्या है, तो बोलोगे 11 है। अब बोलोगे भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखना। 1 से 10 तक ऐसे अंगुली ले लो, अब गिनते चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आ गए कि नहीं। अब यही मैं 10 से 20 ज्ञात करता हूं, तो मान लो देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हुआ ना, एक देखो 20 अलग से हुआ ना। तो ध्यान से देखो, अगर 1 से 10 तक गिनोगे तो 10 संख्या, और 10 से 20 तक गिनोगे तो 11 संख्या। यही रूल यहाँ पे फॉलो होता है मेरे भाई, कि यदि जब भी हमें कभी n टर्म का योग ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो इसका फॉर्मूला एक ही होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 20 में से 10 को आप घटा दो, और जो भी आंसर आएगा उसमें तुम एक जोड़ दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कुल पदों की संख्या आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ 50 से, ठीक है, 225 के बीच में टोटल कितनी संख्या है, 50 और 225 के बीच में कितनी संख्या, तो आप क्या करोगे, 225 में से 50 घटा दोगे और प्लस 1 कर दोगे। तो 225 में से 50 घटाओगे तो आएगा 175, 175 में एक जोड़ दोगे तो कितना होगा, 176। तो आप मेरे को ये बताना कि 36 और 72 में टोटल कितनी संख्या है। 36 और 72 के बीच तक और बीच में दोनों अंतर होता है, ठीक है। तो मैं अभी तक बोल रहा हूं कि इसके और इसके तक कितनी दूरी है, ध्यान से देखना।
तो यहां तक हो गया। टोटल डंडों की संख्या मेरे पास कितनी है मेरे भाई? 11 है। ठीक है, डंडों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक, देखिए अब हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो मान दिया है क्वेश्चन में, हम मान को लिख देते हैं। तो जो सबसे पहला डंडा है ना, वो मेरे पास 45 है। तो यहां पे लिखेंगे मेरे भाई जो प्रथम डंडा है, ऐसे लिखेंगे जो प्रथम डंडा है, यानी जो ए का मान दिया हुआ वो मेरे पास कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। ठीक है, जो सबसे अंतिम डंडा है, जो सबसे अंतिम डंडा है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है? अंतिम डंडा यानी एल का मान, या इसी को हम लोग कहते हैं एन का मान, वो कितना दिया है मेरे भाई? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और पदों की संख्या मेरे पास कितना दिया हुआ है, यानी टोटल डंडों की संख्या कितना दिया हुआ है? तो पदों की संख्या यानी एन का मान, आप सभी लोग जानते हो कि टोटल डंडों की संख्या कितनी है? 11 है। और मैं कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 11 पदों का योग ज्ञात करना। हम 11 पदों का योग ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सम ऑफ 11th टर्म बराबर होगा 11th बाई 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी 45 प्लस कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरे भाई 11 बटा के 2, और 45 में 25 जोड़ दोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 70। 2 से हम 70 को काटते हैं तो ये 35 बार में कट जाएगा, और ये आएगा 11 गुने 35। और 11 गुने 35 का मतलब हुआ, 11 गुने 35 का मतलब हुआ, देखो इसको गुना करते हैं। देखो ये 5 लिख देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और इस 3 को लिख देंगे, ये हमारा 11 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, रूल 385। यानी टोटल डंडों की लंबाई होगी वो मेरे पास कितना होगा मेरे भाई? 385 होगा, और यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा भी क्वेश्चन था। ऐसे देखो क्वेश्चंस को लगानी होती है। और इस चैप्टर में देखो ये 3 सवाल है, और इसके बाद 2 और सवाल हैं। तो देखो जितनी भी सवालें आपको इस चैप्टर में मिलेंगे वो लेवल वाइज की मिलेंगी, आपको अच्छे लेवल की सवालें देखने को मिलेंगी। तो हम सवालों को आराम से लगाएंगे और एक एक चीज को समझ के लगाएंगे। ये सवाल हमसे भूलने वाले नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, देखिए अगली क्वेश्चन में मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला, कि एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मान से पहले मकानों की संख्या का योग उसके बाद मकानों की संख्या का योग के बराबर है। तो मुझे x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक संकेत भी दिया है कि x-1 बराबर s49 माइनस sx है। मैं आपको इसी संकेत से ही बताने वाला हूं, क्योंकि वही संकेत मुझे आसान सा लगता है। क्योंकि यदि मैं इसे नंबर ऑफ टर्म से बताने जाऊं तो क्वेश्चन थोड़ा सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है तो आसानी विधि वो भी, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है ना कि 1 से लेके, ऐसे देखो 1 है, ऐसे मान लो ये 1 है, ये दूसरा मकान है, ये तीसरा मकान है, ये चौथा मकान है, ये पांचवा मकान है, ऐसे ऐसे से बढ़ते जा रहे हैं। और यहां पे आगे बढ़ते हुए एक ऐसा मकान है, और इसके बाद भी कुछ मकान है। ठीक है, ऐसे ध्यान से देखना। और जो सबसे अंतिम मकान है वो मेरे पास 49 है। ठीक है, ये जो x आपको दिख रहा है ना, ये एक ऐसा मकान है, एक ऐसा घर है ना, कि इससे पहले सभी मकानों का योग और इसके बाद के सभी मकानों का योग बराबर है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, ये जो इधर का योग दिख रहा है ना, इतनी संख्या, इन संख्याओं का जो योग है, ठीक है, और इधर की जितनी भी संख्या है, इन संख्याओं का जो योग है, ये दोनों योग आपस में क्या है? बराबर है। और ये x अकेला बीच में है। तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा है कि मुझे इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ब्लैक साइड डाल दी हो क्या? मुझे x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देना। देखो x से पहले जो भी संख्या होगी, यानी x से पहले जो भी घर होगा वो घर होगा x-1, इससे पहले जो घर होगा वो x-2, x के बाद जो घर होगा वो होगा x+1 और x+2, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं टोटल योग में से इतना घटा दूं, ध्यान से मेरी बातों को समझना मेरे दोस्त, यदि मैं टोटल योग में से इतना x तक के योग को घटा दूं, यदि मैं टोटल योग में से इस x तक में यह मान को घटा दूं, तो मुझे x-1 का मान निकल जाएगा। मुझे x-1 का मान निकल जाएगा, जो संकेत में मुझे दिया है मेरे भाई। हम इसको देखो सिंपल तरीके से बताते हैं आपको। x-1 बराबर s49 माइनस sx। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो। मुझे देखो इतना पद का यदि मुझे मान चाहिए, यहां से लेके यहां तक, मान लो ये जो भी पद होगा इससे पहले के यदि मुझे मान ज्ञात चाहिए मेरे भाई, तो हम टोटल में से इतना मान घटा देंगे, टोटल में से इतना मान घटा देंगे तो मुझे इतना मान मिल जाएगा कि नहीं?
आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। मान लो ये पूरा 20 किलोमीटर है, ठीक है, ये टोटल कितना है 20 किलोमीटर है। अगर मुझे इतना मान चाहिए और ये टोटल है 17 किलोमीटर, तो 20 में से 17 घटा दोगे तो ये कितना होगा 3 किलोमीटर। तो वैसे ही सेम सिचुएशन है कि मुझे यदि इसका मान चाहिए तो टोटल में से इसका मान घटा देंगे, टोटल में से इसका मान घटा देंगे तो मुझे इसका मान निकल जाएगा x माइनस 1 का, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे हम हल कर देते हैं और हमारे पास जो आंसर होगा वो बहुत ही प्यारा तरीके से आएगा, ध्यान देना। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है मेरे भाई n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं। तो जो nth टर्म है उसका हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 यानी x माइनस 1/2 लिख देंगे, ठीक है। n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे पहला पद मेरे पास क्या है मेरे भाई, ऐसे हम लिख देते हैं, जो पहला पद है वो मेरे पास 1 है, जो सार अंतर है जो कॉमन डिफरेंस है 2 में से 1 घटा दोगे तो मेरे भाई कितना आएगा 2 आएगा। तो जहां भी ए और डी लिखना होगा हम 1 और 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे ए का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 मतलब x माइनस 1 माइनस 1 कर देंगे, इंटू सार्वंतर कितना है मेरे भाई, सार्वंतर 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, सार्वंतर भी हमारे पास कितना है 1 इक्वल टू S49 मतलब 49 पदों का योग चाहिए तो 49 बटा के 2 कर देंगे, 2 गुने पहला पद हमारे पास कितना है 1 है, प्लस 49 माइनस 1 यानी 48 हो जाएगा, इंटू सार्वंतर कितना है 1 है, 1 से हम गुना कर देंगे। अब उसके बाद है माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे n/2 यानी x/2, पहला पद हमारे पास क्या है 1 है, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब x माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना है 1, 1 से हम गुना कर देंगे। इस कैलकुलेशन को हल करने के बाद जो मुझे x का मान है वो मुझे मिल जाएगा। तो हम कैलकुलेशन को हल करते हैं, ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। मेरे भाई ये होगा x माइनस 2/2, ये 2 एकम कितना होगा 2 होगा। देखो ये -1 ये x माइनस 2 हो जाएंगे और 1 का गुना करोगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे पास होगा 49 बटा के 2, कितना होगा मेरे भाई 49 बटा के 2, और ये होगा 2 एकम 2 प्लस 48 एकम कितना होगा 48, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, इसको हम जोड़ देते हैं, 2 एकम 2 48 एकम 48, तो 48 2 कितना होगा मेरे भाई 50 होगा। ये x/2 होगा, 2 एकम 2 लिखेंगे, माइनस का गुणा x में होगा तो मेरे भाई माइनस x होगा, माइनस गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। यहाँ पे 2a प्लस होगा मेरे भाई, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो ये प्लस x होगा और ये वाला बेचारा हमारे पास क्या होगा माइनस। देखिए ये x माइनस 2/2 हो जाएगा मेरे भाई, और ये हम इसको लिखेंगे 2 प्लस x माइनस 2 बराबर, ये देखो 49 बटा के 2, अभी मैं इसको नहीं काटता हूं, अब बोलोगे भैया क्यों, तो आगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आप सब्र करो। ये हो जाएगा x/2, ठीक है, और ये मेरे पास देखो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास x प्लस 1। देखो सब में 2 2 कॉमन दिख रहा है, यानी 2 से मैं सबको भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कट जाएगा, सब में यदि मैं 2 का गुना कर दूंगा तो ये मेरे पास 2 क्या होगा कट जाएगा, सब में मैं काट दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या बचा, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा x का गुना x में करेंगे तो मेरे भाई होगा x², ठीक है। अब -2 का गुना x में करेंगे तो माइनस का 2x बराबर, देखो 49 5 होता है 245 और 1 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो है, माइनस x का गुना x में करेंगे तो x² माइनस, यहाँ माइनस हो जाए, x का गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास x, ठीक है, x का गुना 1 में करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने देखो क्या किया हुआ है, एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे मैं x माइनस 2 लिख दिया हो, तो आप सभी लोग इसे क्या कर लेना x माइनस 1 बना लेना, ठीक है। इसे कितना बना लेना मेरे भाई x माइनस 1 बना लेना, तो यहाँ भी होगा x माइनस x हो, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है कि यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, अब 2 की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो माइनस x यहाँ भी है, माइनस x यहाँ भी है, ये कट जाएगा, और माइनस x² यदि हम इधर लेके आएंगे तो मेरे भाई होगा ये x², ये प्लस x² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे पास 2450, ठीक है। x² कितना होगा 2x² बराबर 2450। आगे देखिए मैं यहाँ पे हल करता हूँ, 2 से मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास आएगा ये 1225 बार में आएगा, x² का मान कितना आएगा 1225, x बराबर स्क्वायर इधर जाते हैं मेरे भाई तो ये रूट में हो जाएंगे 1225, और मेरे पास जो ये रूट होता है 35 का, ठीक है। 35 का आप रूट करके देखो तो 5 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 25, 3 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 9,
3 5 15 दूना के कितना होता है मेरे भाई 30, ये 5, ये 2 और 9 3 कितना होता है 12, यानी ये 35 का और कितना होता है 1225 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 35वां पद होगा यानी x का मान क्या होगा, 35वां एक ऐसा पद है जिससे पहले सभी संख्याओं का योग और उसके बाद सभी संख्याओं का योग बराबर होगा। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं कि 35 से पहले सभी पदों का योग और 35 से बाद सभी पदों का योग बराबर कैसे, ध्यान से देखना। मान लो 35 से पहले कौन सा पद होगा 34, 1 से 34 तक सभी संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n पूर्णांक संख्याओं का योग मैंने आपसे बताया था कि 34 है, इसमें 1 जोड़ दो 35 और बटा के 2 कर दो, योग निकल जाएगा। 2 से 34 को भाग दोगे तो 17, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे आप लिखना, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग फार्मूला होता है n + 1/2। तो मुझे 34 पदों का योग चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34 गुणे 34 में 1 जोड़ देंगे तो 35 और बटा के क्या कर देंगे 2 से भाग देंगे मेरे भाई 17 बार में कटेगा, 17 × 5 = 85, 5 आया, 17 × 3 = 51 और 8 क्या हो जाएगा 59, 595 हो जाएगा। अब मुझे ध्यान से देखना है, अब 35 के बाद सभी पदों का योग ज्ञात कर दें तो मतलब यहाँ पे 36 होगा और 36 से 49 पदों का योग ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बोला था कि नंबर निकालने के लिए 49 में से 36 घटा दो, 49 में से 36 घटा दो, कितना आएगा मेरे भाई 13 आएगा और इसमें +1 जोड़ दो, तो यहाँ पे 13 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा मेरे भाई 14 होगा। मुझे 14 पदों का योग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, SN बराबर फार्मूला होता है 14/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी 36 में 49 मेरे भाई जोड़ दो, यहाँ पे 36 में 49 जोड़ दोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा, 2 से काटोगे 7 बार में और 36 49 मेरे भाई 85 होता है, 85 में 7 का गुना कर दोगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 57 58 59, यानी देख लो मेरे भाई कि वो 35वां पद ऐसा है कि उससे पहले सभी पदों का योग और उसके बाद सभी पदों का योग मेरे भाई क्या है बराबर है। तो वो 35वां पद है जिससे पहले सभी पदों का योग और सभी बाद पदों का योग भी क्या है बराबर है। तो मैंने आपको देखो यहाँ पे प्रूफ करा है, ये प्रूफ आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ यही तक हल करना है। ठीक है, आपको सिर्फ कहां तक हल करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ यहीं तक हल करना है। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं समझने के लिए। ठीक है, क्लियर यहां तक हो गया। तो ये है देखो मेरे पास चौथे नंबर के सवाल। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, समझो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, मैंने कितनी बनाई हुई है 1 2 3 4, तो आप मान के चलना 15 ही सीढ़ी बनी हुई है। ठीक है, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। तो जो लंबाई की बात कर रहा है, यानी जो ये सीढ़ी की लंबाई है, देखो ऐसे कर दोगे, ऐसे बढ़ा दोगे, इसको ऐसे बढ़ा दोगे, ठीक है, ऐसे बढ़ा दोगे तो देखो ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से, ऐसे जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ऐसे, ठीक है, तो जो ये लंबाई है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है ये 50 मीटर है। ठीक है, कितनी है 50 मीटर है। तो इस वाली सीढ़ी की भी लंबाई 50 मीटर, इसकी भी 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर। तो लंबाई हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, लंबाई बदलने वाली नहीं है। सभी सीढ़ी की जो लंबाई है, आप अपने घर की सीढ़ी मान के चलो, ठीक है, आप अपने घर पे ऐसे चढ़ते हो तो जो सीढ़ी की लंबाई है वो बराबर है, यानी पहली वाली जितनी है उतना ही लंबाई दूसरी वाली, उतना ही लंबाई तीसरी वाली। ठीक है, देखो अगला चीज हमसे ये कह रहा है कि ठोस कंक्रीट की बनी हुई है, प्रत्येक सीढ़ी 1.4 मीटर की चढ़ाई है। तो जो सीढ़ी की चढ़ाई है ना, जो जैसे हम सीढ़ी पे पैर रखते हैं, तो जो चढ़ाई है वो 1/4 है। तो सभी चढ़ाई बराबर होगी। आप घर पे जब चढ़ते हो अपनी सीढ़ी पे, तो जो पहली सीढ़ी होती है वो छोटा, बड़ी सीढ़ी बड़ा होती है, ऐसी नहीं होती है। सभी सीढ़ियां समान होती है। ठीक है, जो चौड़ाई होती है वो भी क्या होती है बराबर होती है। और देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो उसका फैलाव है, फैलाव का मतलब ये वाली जो दूरी है, ये जो मैं रंग रहा हूं ना, ये फैलाव, ये 1/2 मीटर है। ये कितना है मेरे भाई 1/2 मीटर है। ठीक है, और 1/2 कहां से कहां तक दिया है, 1/2 देखो मेरे भाई यहां से यहां तक दिया है। एक मिनट 1/2 है, ठीक, क्वेश्चन सही है। 1/2 क्या है, इसकी ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है वो कितना है 1/2 है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट की कुल आयतन कितना होगी। तो टोटल हमें आयतन ही ज्ञात करना है कि कितना टोटल आयतन है। तो हम आयतन ज्ञात कर देते हैं। मेरे भाई ध्यान समझना, ऐसे आप लिखना, पहली सीढ़ी का आयतन, तो ये देखो मेरे भाई लंबाई हो गई, ये मेरे पास क्या हो गई लंबाई हो गई, ये मेरे पास चौड़ाई हो गई। ठीक है,
और ये मेरे पास क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो ऊंचाई 1/4 है, चौड़ाई 1/2 है, और मेरे पास लंबाई कितना है, 50 है। तो हम लिख देंगे कि पहली सीढ़ी की जो आयतन है वो मेरे पास है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई मेरे पास कितना मेरे भाई, 50 है, और जो मेरे पास चौड़ाई है वो मेरे पास कितना है, चौड़ाई ये है मेरे पास कितना है मेरे भाई, 1/2 है। और ऊंचाई मेरे पास सबकी ऊंचाई देखो सबकी बराबर होगी, इसकी भी 1/4 होगी, इसकी भी 1/4 होगी, इसकी भी 1/4 होगी। लंबाई भी सबका बराबर होगी, मतलब ये कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, मतलब नियत होंगे। बदलेगा तो सिर्फ मीटर बदलेंगे, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी वो बदलती रहेगी। यहाँ पे आधा मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 3.5 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे ऐसे लंबाई क्या होगी, ये बढ़ती भी जाएगी, ठीक है। ध्यान देना, 1/2 गुणे, और ऊंचाई कितनी मेरे भाई, 1/4 है, तो ऐसे हम 1/4 कर देंगे। 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 25 बटा के हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, 4 लिख देंगे। ये पहली सीढ़ी का आयतन निकल गया, ठीक है। ध्यान से देखना। अब हम निकालेंगे दूसरी सीढ़ी का आयतन। दूसरी सीढ़ी का आयतन, तो लंबाई हमारा कांस्टेंट है, 50 है। चौड़ाई ये आधा है, ये दो पूरा लोगे तो मेरे भाई आधा और आधा ये कितना हो जाएगा, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। और गुणी कितना हो जाएगा, ऊंचाई मेरे पास कितना है, 1/4। तो दूसरी जो चौड़ाई है मेरे पास वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 50/4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई तीसरी सीढ़ी का जो आयतन है वो कितना होगा मेरे भाई। देखो ये आधा 1 हो गया, और ये आधा 3.5 हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा 50 गुणे 3/2, मतलब 1.5 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 1/4। तो हमारे पास 2 से इसको 25 बार में कटेंगे, 25 यहाँ 75/4 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 75/4 हो जाएगा। इसको हम एपी श्रेणी में लिखते हैं। एपी श्रेणी में क्या लिखेंगे मेरे भाई, 25/4, 50/4 और 75/4, ऐसे डॉट डॉट करते हुए मुझे कितने पदों तक ज्ञात करना है। मुझे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल 15 सीढ़ियां हैं, तो मुझे 15 पदों तक योग ज्ञात करना है, ठीक है। 15 पदों तक योग ज्ञात करना, कैलकुलेट कर देते हैं, और वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सम ऑफ 50 टर्म्स बराबर हो जाएगा मेरे भाई 15/2। फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 गुणे पहला पद हमारे पास दिया है 25/4, 2a प्लस n-1, मतलब 15 में से घटा दोगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू डी। सर्वांतर कितना है, तो सर्वांतर दिख रहा है 50/4 में से 25/4 घटाओगे तो ये सर्वांतर जो होगा वो 25/4 होगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम सोल्व करते हैं एक ही बार। 15/2 काटा पीटा नहीं करेंगे, 25 गुना के कितना होता है, 50/4 प्लस 25 का 14 में हम गुना करेंगे तो 25 एकम 25, 250, 25 चौके 100, यानी टोटल आएगा 350/4, ठीक है। तो ये होगा 15/2, 350 में 50 जोड़ दोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 400/4। काट दो, यहाँ पे गुना है, काट दो मेरे भाई। 4 से ये 100 बार में कटेगा, और 2 से ये 50 बार में कटेगा, तो 15 बचे कितना होता है, 75, यानी 750। तो टोटल जो हमारे पास होगा मेरे भाई योग होगा, इस पूरी सीढ़ी का योग होगा, जितना आयतन है इसका योग होगा वो मेरे पास होगा मेरे भाई 750। ये घन सेंटीमीटर में होगा। जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम होता है ना, वो मीटर क्यूब में होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने 5 सवालों को अच्छी तरीके से लगा लिए हैं। यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। पूरे प्रयास के संग, पूरे एक एक स्टेप के संग हमने पूरे इस प्रश्नावली को हमने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, और पूरे अच्छी तरीके से हम इस क्वेश्चंस को भी सारे लगाए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 6.1, लेकिन ज्यामिति की जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, जितने भी एंगल्स है, जितने भी तुम्हारे पास त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पॉलीगॉन है, बहुभुज है, पहले हम पूरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। लगभग 1 से 2 घंटे तक हम ये सब चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, और तब जाके हमारा चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा। तो हम पूरा योगदान देंगे कि अगले चैप्टर में प्रश्नावली के सभी सवालों को अच्छी तरीके से लगाने से पहले सभी बेसिक कंसेप्टों को पढ़ेंगे, प्रश्नावली 6.1 को, ठीक है। तो मिलता हूं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।